we will not succeed tomorrow unless we start today. So today we are starting with a very fantastic topic because we want to succeed tomorrow. और ये fantastic topic क्या है? ये है parts of speech. Parts of speech आपके इंग्लिश के ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में रेंडमली आपको ऐसे टॉपिक्स की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी इफ यू आर फाइटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And which type of knowledge is mandatory? The subjects and the topics are given over there, and it is written over there that parts of speech questions will be framed from this topic. And if it is written over there, then we have to go through those topics which is required for the competition exams. तो उसी parts of speech में से आज हम start कर रहे हैं अपना topic जिसको हम कहते हैं noun. The very basic topic. इसमें कोई भी चीज़ इस word में हमें नई नहीं लगती. नाउन जैसे ही अगर लिखा जाता है तो होता क्या है, जैसे ही कोई वर्ड लिखा जाता है और वो वर्ड अगर नाउन हो तो हमारे जहन में एक ही बात आती है. क्या आती है? कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो उसी तरह से इंग्लिश में हमने सीख रखा है कि नाउन मतलब क्या. ऑल द नेमिंग वर्ड्स कैन बी कॉल्ड एज नाउन. यहाँ तक हम सभी को आता है कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं नाउन. यहाँ तक हम सभी ये बात सीख चुके हैं, किताबों में भी है, हमें समझाया भी गया है और हम इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं. लेकिन क्या एग्जाम में इसका दायरा यहीं तक होता है कि नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स? बिल्कुल नहीं. इसका दायरा इससे भी आगे होता है. जो भी हमें पता है, क्या पता है? तो हमें ये भी पता है कि नाउन में कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. हमें ये भी पता है कि नाउन में पॉजेसिव नाउन्स क्या होते हैं. हमें ये भी पता है कि नाउन में काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. तो ये सब भी हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस में क्या ये चीज़ें हम सॉल्व कर पाते हैं? तो हम इसको चेक करने के लिए देखेंगे कि हमें कितनी चीज़ें इसमें से आती हैं और कितनी नहीं आती. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि डजन का प्लूरल बताइए, जो कि एक नाउन है और उसके बाद में आपको उसका प्लूरल बताना है, तो ये डजन का प्लूरल क्या होगा? क्या एस लगाकर ये प्लूरल बन जाएगा? इसके साथ अगर मैं एस एडअप कर लूं तो डजन्स होकर क्या ये नाउन जो है वो प्लूरल बन जाएगा? या अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज का प्लूरल बताइए, तो क्या हम इस सीरीज का प्लूरल बता सकते हैं? क्या हम ये देखें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करें और ये देखें कि मीडिया प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये एक नाउन है, और नाउन कैसे है? सिंगुलर है, प्लूरल है या कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है? इस तरह की जानकारी हमें है कि नहीं? और अगर हमें ये जानकारी है तो इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और रिवीजन के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी उस अप्रोच के साथ जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्योंकि आप सभी साथियों का कमेंट बॉक्स में लगातार एक ही कमेंट आ रहा है कि इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएं. सो डोंट वरी, हम चीज़ें समझने के बाद में बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलॉन्ग विथ इंटरप्रिटेशन, वो भी हम करेंगे. लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के अगर वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए. या फिर अगर ऐसे लिखा जाए कि यू जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बताइए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा. क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये नाउन है, या ये एडजेक्टिव है? इस तरह से वर्ड्स जब पूछे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा. क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैसे लेते हैं, हम बहुत फॉर ग्रांटेड तरीके से लेते हैं. तो यही चीज़ें आज हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना जाए और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. तो आइए देखते हैं, नाउन से रिलेटेड आपको ये सारी बातें बताई जाएगी जिसमें प्लूरल है, सिंगुलर है, कहाँ पर किस तरह से आपको कैसा आंसर देना है. तो इन्हीं चीज़ों के लिए बढ़ते हैं हम इसके डिटेल मैनर पर, दैट इज कॉल्ड नाउन, विच आर ऑल्सो नेम्ड एज नेमिंग वर्ड्स. बेसिकली आपको ये डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए कि व्हाट आर नाउन्स. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. अब हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी थ्रू पिक्स. देखिए, यहाँ पर हमने कुछ चार्ट हमें दिख रहा है और उस चार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है, तो उस चार्ट में हमें ये टेबल फॉर्मेट नजर आ रहा है. इस टेबल फॉर्मेट में अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें दिख रहा है कॉमन नाउन.
कॉमन नाउन क्या होते हैं? दे आर यूज टू नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स इन जनरल। जैसे गर्ल हो गया, सिटी हो गया, एनिमल हो गया, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे हमने सिटी बोल दिया, अब ये सिटी पूरे दुनिया की कोई सी भी सिटी हो सकती है। मैंने एनिमल बोल दिया, तो ये एनिमल दुनिया का कोई सा भी एनिमल हो सकता है। तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन। आगे हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? कॉमन नाउन का अपोजिट। कॉमन नाउन इज यूज फॉर कॉमन पीपल, कॉमन प्लेसेस, कॉमन एनिमल्स। अब यहाँ पर प्रॉपर जब बात आ जाएगी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक। ये चीज आपको याद रखनी है, और मैं ये समझती हूँ कि हम सभी को ये चीजें अच्छी तरह से आती हैं, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो चीजें हमें आती है वो भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने देखा कि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं, दे आर यूज टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि जॉन या लंदन बोल दिया मैंने, तो जब लंदन बोला या प्लूटो बोला, तो इस तरह से जब मैं बोल रही हूं तो क्या हो रहा है? आई एम स्पेसिफाइंग दोज नेमिंग वर्ड्स। ये स्पेसिफिक है, ये निश्चित किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहे हैं। लंदन, दुनिया में बहुत सारे नहीं है दैट आई एम कंफ्यूज्ड कि लंदन कौन सा वाला बोल रही है मैडम, यूरोप वाला लंदन बोल रही है कि अमेरिका वाला। देयर इज ओनली अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उसलिए मैंने क्या यूज किया? प्रॉपर नाउन यूज किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंक्रीट नाउन। अब ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच में भी वाली क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? एल्गरी फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो उसी तरह का डिफरेंस यहां पर भी होगा, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। होते क्या है? कंक्रीट नाउन हमें क्या होगा? कंक्रीट नाउन हमें मूर्त रूप में दिखाई देगा। जो भी मूर्त रूप में दिखाई देता है और जो नाम है वो कैसा होगा? कंक्रीट नाउन। इट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। देखिए ये वर्ड आ गया यहाँ पर फिजिकली। फिजिकली इटसेल्फ मीन्स मूर्त रूप, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सेंसेस कैन डिटेक्ट। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों से हम उसे पहचान सकते हैं, वो अपने मूर्त रूप में है, उसे हम कहेंगे कंक्रीट नाउन। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ डॉग, ट्री, एप्पल, ये क्या है? ये कंक्रीट नाउन है, यानी कि इनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, मूर्त रूप है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका अपोजिट होगा, हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं अमूर्त। ये कैसे नाउन होंगे? कैसी संज्ञा होगी? ये अमूर्त संज्ञा होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अमूर्त संज्ञा। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। कभी भी वो साक्षात रूप में हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो कोई बच्चे से अगर कहा जाए तो कहेगा कहाँ है ईश्वर? मुझे तो भगवान दिख ही नहीं रहे, यहाँ पर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, मंदिर में भी आपने जो मूर्ति बना रखी है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज गॉड। मुझे तो गॉड को देखना है। तो यहाँ पर गॉड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो अमूर्त हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं देते तो फिर कैसे हम उनकी सत्ता को स्वीकार करें? तो यहाँ पर दे रेफर टू आइडियाज, इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। उन्हें हम क्या कर सकते हैं? इन अमूर्त चीजों को हम फील कर सकते हैं। यद्यपि हम इन्हें देख नहीं सकते, although we cannot see all these abstract noun, but what we can do, we can feel them. That is called abstract noun. जैसे कि fear, freedom, time, ये सब क्या है? ये हम feel कर सकते हैं। तो जब feel कर सकते हैं उसको हम कहेंगे abstract noun, and they cannot be seen. इसका opposite क्या हुआ? इसका opposite हुआ concrete noun. Next देखें countable and uncountable noun. नाम से ही पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, और काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं। जैसे आपका कार हुआ, बाइक हुआ, स्कूल, आपका ये साइकिल, एरोप्लेन, बाइक, कप, एनीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। बट अगर मैं बोलूं कि हिज हेयर इज कर्ली, इस तरह का मैंने वाक्य लिखा और इसमें आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे डिटेक्ट द एरर, फाइंड आउट द एरर, तो यहाँ पर इसमें आपको इस सेंटेंस में गलती निकालनी है, तो आप क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या ये वाक्य सही है?
या क्या ये मैं सोचूंगी कि देयर इज नो सच एरर इन द गिवन सेंटेंस? यहाँ पर ये वाक्य 100% सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं इसके बालों की बात कर रही हूँ जो कैसा है, अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसके बालों को मैं नहीं गिन सकती, इसलिए मैंने बोल दिया क्या, हिज हेयर इज कर्ली। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उसके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। और यहाँ पर ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज हेयर। बट इफ आई से दैट तो यहां पर अगर मैं कहूं कि हिज हेयर्स इज नोटिसेबल, तो अब ये नोटिसेबल क्या मतलब, नजर में आ रहे हैं, मतलब सबका ध्यान जा रहा है। तो उसके लिए यहां पर क्या मैं हेयर्स लगा सकती हूं? यहां पर मैं हेयर्स लगा सकती हूं, माई हेयर स्ट्रैंड्स वर जस्ट अप व्हेन आई सॉ अ हॉरर मूवी। तो यहां पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे बाल खड़े हो गए। तो यहां पर ये रोंगटे और जो बाल खड़े हो रहे हैं वो किसकी बात हो रही है? यहां पर हेयर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। Although it is coming under the category of what? Uncountable nouns, लेकिन यहां पर किस में आ रहा है? ये countable nouns में आ रहा है। जब भी हम इस तरह का वर्ड लिखेंगे जिसमें हेयर के साथ एस लगा हुआ हो, तो वो आपको याद रखना है कि वो कौन सा नाउन होगा। एट दैट टाइम इट विल बी कंसीडर्ड एज काउंटेबल नाउन। उस वक्त इसको काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। अगर किसी के सिर पे 2 या 3 ही बाल हैं तो क्या उसे गिना नहीं जा सकता? उसे बिल्कुल बेशक गिना जा सकता है। और जब गिना जा सकता है तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर यूज में लेंगे जिसको हम कहते हैं हेयर्स। एंड वी मीन टू से दैट दीज स्ट्रैंड्स, हेयर स्ट्रैंड्स आर इजीली काउंटेबल, कैन बी इजीली काउंटेबल। तो यहां पर जब ये इजीली काउंटेबल होंगे तो हम क्या लगाएंगे? हेयर्स। वी मीन टू से दैट दे आर काउंटेबल। बट इफ वी राइट हेयर, we mean to say that these here is related to what? Uncountable noun. तो इस तरह से हमें पहचान करनी है और इन स्पेसिफिक शब्दों को हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि कहां पर काउंटेबल आ रहा है और कहां पर अनकाउंटेबल आ रहा है, और उसके लिए आपको वाक्य भी पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब होता है टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट अ नाउन। 2 शब्द मिलकर जब कोई एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स और थिंग। हमें पता ही है समूहवाचक संज्ञाएं, तो कलेक्टिव में क्या होगा? पूरा समूह होगा। कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में 2 वर्ड मिलकर एक नया वर्ड डिजाइन करेंगे। कैसे? जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड। यहां पर क्रेडिट एक वर्ड हो गया और कार्ड दूसरा वर्ड हो गया, और ये दोनों वर्ड मिलके क्या बन गए? क्रेडिट कार्ड। ठीक, तो यहां पर ये क्रेडिट कार्ड क्या है? दैट इज कंपाउंड नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा आपका टीम। कलेक्टिव नाउन में आएगा आपका पाइल्स। पाइल्स मतलब क्लस्टर, अ ग्रुप। सो दैट ग्रुप कैन बी कॉल्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से कुछ सुपरफिशियल तरीके से हमने देखा, ये बहुत सतही नॉलेज है, किससे रिलेटेड? नाउन से रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन आपके इस पूरे टेबल में से किस में आ सकता है? तो एक तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थोड़ी जानकारी आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में इस वर्ड का ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड हेयर। हेयर इज बेसिकली अनकाउंटेबल, लेकिन होता क्या है, जब इसके साथ एस लग जाता है तो ये काउंटेबल हो जाता है। ठीक, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। और किस बात का ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इस तरह से इस टेबल का भी थोड़ा सा रिव्यू हमारे पास होना चाहिए, इन द सेंस कि हम इसको थोड़ा डिफाइन कर पाएं, हम चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आती है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या नई चीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ।